हेलो बच्चों, जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चंस लेके आया हूं जो जेई मेंस 2024 में पूछा हुआ है। 1 फरवरी को इवनिंग में पूछा हुआ है क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चंस को लेके बहुत सारे बच्चों को डाउट भी था कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर का क्वेश्चंस है। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत कुछ इसमें फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपने नर्स इक्वेशन पढ़ा होगा। नर्स इक्वेशन क्या होता था? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपान में एन एफ लॉग क्यूसी। तो क्यूसी क्या होता है? किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के लिए होता है। तो अगर जब ये क्यूसी होता है, जब के इक्विलिब्रियम होता है तो जीरो हो जाती है उसके लिए। जब के इक्विलिब्रियम आता है तो एट के इक्विलिब्रियम पे ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जब ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो ये ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाता है? आर टी अपान में एन एफ लॉग के इक्विलिब्रियम हो जाता है। ये आपने एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है डायरेक्ट ये। ठीक है, आप इसी चीज को एनसीईआरटी में और देखोगे तो इसको आपको और आसान तरीके से दे दिया होगा। इसको आसान तरीके से और दे दिया है कि ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर टी अपान में एन एफ। आर आपका कांस्टेंट होता है, टी आपका कांस्टेंट होता है, एफ आपका कांस्टेंट होता है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको दे देता है 0.059 अपान में एन लॉग के इक्विलिब्रियम। डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर लो आप। अब ये वाला फार्मूला यूज करना होता है आपको। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो कि यही वाला फार्मूला लगेगा कि कोई और लगेगा। तो देखिए एक बार, कंसीडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। एक हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है? MnO4, मतलब एक तरह से आपको बोल सकते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। मैग्नेट आयन जो है, अब मैग्नेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। इन एसिडिक मीडियम में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? +2 में। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है। कितने का डिक्रीज हो रहा है? 5 का डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद सी H2C2O4 है। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में +4 होता है। तो यहाँ पे कितने का चेंज हो रहा है? 1 का। तो 2 कार्बन में 2 का हो गया। अब इसमें n की वैल्यू आप चेक करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 10 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि कैसे सर 10 हो जाएगा, इसमें n की वैल्यू कैसे हो जाएगी? तो आप एक बार ध्यान से देखो, ये MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn+2 में। यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया अपने। ठीक है, इसका रिडक्शन हुआ ना, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? गेन किया है। अब देखो वहीं पे H2C2O4 है, ये किस में कन्वर्ट हो गया? C2 में। इसका +3 से किस में हो गया? +4 में। अब इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा? तो इसका n फैक्टर हो जाएगा कितना? 2। क्योंकि 3 से 4 पे गया, एक कार्बन में 3 से 4 गया तो 2 कार्बन पे कितना हो जाएगा? 2। तो इसका n फैक्टर 2 हो गया और इसका n फैक्टर कितना हो गया? 5 हो गया। और जो n की वैल्यू जो होती है वो दोनों में सेम नंबर का n फैक्टर होना चाहिए। यानी कि अगर दोनों की वैल्यू को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले में 2 का मल्टीप्लाई, इस वाले में 5 का मल्टीप्लाई, तो दोनों में वैल्यू बराबर हो जाएगी। और जैसे में दोनों में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बराबर होती है तैसे तो ही हमारा n फैक्टर n की वैल्यू आ जाती है। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 10। अब देखो के इक्विलिब्रियम हमसे पूछ रहा है, ये हमको दे दिया, n की वैल्यू भी पता चल गई। अब ई सेल की वैल्यू को पता चल, तो ई सेल की वैल्यू के लिए हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। Mn+7 से रिडक्शन पोटेंशियल देगा तो हम ई नॉट सेल का फार्मूला क्या लगा देंगे? ई नॉट सेल का फार्मूला लगाते हैं, ई नॉट सेल कैथोड, कैथोड माइनस ई नॉट क्या हो जाएगा? एनोड। तो एनोड पे क्या होता है? एनोड पे क्या होगा? ये वाली वैल्यू हो जाएगी। कैथोड पे क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब एनोड पे ये और कैथोड पे ये क्यों करेंगे? तो हम लोगों को पता होता है कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो आप देखो इस ध्यान से रिएक्शन में, तो MnO वाला क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यानी कि ये रिडक्शन वाली वैल्यू है। तो ये रिडक्शन वाली वैल्यू कितनी दिया हुआ है? 1.51 माइनस, और ये देखो ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू है। क्यों? क्योंकि +3 से +4 में जा रहा है तो ये वैल्यू दिया हुआ है, तो ये ऑक्सीडेशन वाला हो गया, यानी कि ये एनोड पे हो रहा होगा।
लेकिन लिखा किस में होगा, रिडक्शन के फॉर्म में लिखा होगा। देखिए +4 से +3 में लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो आप ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे कार्बन का कितना हो जाएगा, +4 किस में जा रहा है, +3, तो लिखेगा हमेशा रिडक्शन के फॉर्म में। और हम ये फार्मूला लगाएंगे जब हमें ये वाला सेल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रिडक्शन फॉर्म में दिया होगा तब। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, -0.49। तो यहाँ से ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आप रख दो सारी वैल्यू, क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू 2 हो गई, इंटू एन की वैल्यू हमारे पास 10 आई हुई है। अब डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 0.06, 0.06 ले लेते हैं इसको, 0.59 को, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप लिख लो लॉग के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर, इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 करके देते हैं, ये 2 से कट गया, 3 आ गया। तो ये आपका ये ये आ गया आपका कितना, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 333 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 333 ही है। ठीक है, ये 10 टू दी पावर इतना आ जाएगा, और यही 10 टू दी पावर जो वैल्यू होगी वही एक्स की वैल्यू होगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 333। ठीक है, आप ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू दिया होगा, नहीं तो आप ये 0.59 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 338 के आसपास कुछ। तो ये मेंशन किया हुआ है, जो एनटीए ने जो आंसर जारी किया हुआ है 338 और 339 वाला दिया हुआ है। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे 0.059 वाली वैल्यू लेके आप अच्छे से डिवाइड करना इस क्वेश्चन को, ये वाली वैल्यू पूरी लेके। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में यही वाली वैल्यू लेके मेंशन करके चल रहा है, तो आप यहाँ पे 0.059 वाले से डिवाइड करके करना, ताकि आपका एग्जैक्ट आंसर आए। क्योंकि इंटीजर टाइप में आपको एग्जैक्ट आंसर ही है, आप अप्रॉक्सीमेशन लेके सॉल्व नहीं कर सकते। ऑप्शन वाले में आप अप्रॉक्सीमेशन लेके सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा कि ऑप्शन के नियर अबाउट में कौन सा आ रहा है, वहाँ पे आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हो। लेकिन इंटीजर टाइप में आप अगर थोड़ा बहुत अप डाउन करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप अप्रॉक्सीमेशन में देखोगे तो 333 आ जाएगा, लेकिन आप एग्जैक्ट इंटीजर देखोगे तो 338 के आसपास या 339 के आसपास आंसर आएगा। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। जहाँ पे अब मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन वाला होता है, ये एन की वैल्यू निकालने में होती है। तो आपको एन की वैल्यू निकालने का मैं एक मेथड बता दे रहा हूँ, जिससे आप एन की वैल्यू इजीली निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, आप ध्यान से सुनो। पहले देखो कितना चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन वाले में कितना का चेंज हो रहा है, कितने का हुआ, +5 का। रिडक्शन वाले में कितने का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ। अब इन दोनों को बराबर कर दो आप, एक का चेंज नहीं हुआ, ध्यान से देखना, एक का चेंज नहीं हो रहा है, एक +3 से +4 हुआ है, तो एक कार्बन +3 से +4 में गया, तो 2 कार्बन कितने से जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए इसका मैं एन फैक्टर 2 कर रहा हूँ। तो अब दोनों के एन फैक्टर को क्या कर दो, बराबर कर दो। तो दोनों का एन फैक्टर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दोनों बराबर हो गए, 10 10 10 दोनों से बराबर हो गए। अब इसलिए एन की वैल्यू 10 हो जाएगी। इस तरह से आप कर रही है एन की वैल्यू। एन फैक्टर निकाल लीजिए दोनों के केस में कि ऑक्सीडेशन में एन फैक्टर कितने का चेंज हो रहा है, रिडक्शन में एन फैक्टर कितने का चेंज हो रहा है। अब दोनों को बराबर क्या है, करने के लिए क्या किया जा सकता है, जैसे ही दोनों बराबर होते हैं वही आपका वही आपका वैल्यू हो जाता है। तो होप सो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।